हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। O2 और CO2 को एक्सचेंज करने की प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग कहते हैं। अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म्स के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि गिल्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क के अंदर। उसी के साथ ही फिशेस में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। लंग्स की हम बात करें तो लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। वहीं पर अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट्स के अंदर होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। अगर हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करें तो उनमें मेनली डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि स्पंजेस, सीलेंटेड या प्लेटफॉर्म्स। अगर हम एम्फीबियंस की बात करेंगे, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, तो उनमें हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से। वो ओपन होते हैं नेसल पैसेज के अंदर और नेसल चैम्बर के होते हुए वो ओपन होता है नेसोफेरेंक्स के अंदर। नेसोफेरेंक्स हमारा फेरेंक्स का ही पार्ट है। फेरेंक्स एक कॉमन पाथवे होता है हमारे बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के लिए। फेरेंक्स के बाद वो जाता है लैरिंक्स में और लैरिंक्स के बाद वो जाता है ट्रेकिया में। लैरिंक्स को हम कार्टिलेजिनस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारा ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्री बाइफर्केट होता है हमारे दो प्राइमरी ब्रोंकाइज के अंदर, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। हमारे ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं सेकेंडरी, टर्सरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये जो हमारा ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा लंग्स होता है उसमें डिफ्यूजन के लिए जो बेसिक यूनिट होती है उसका नाम होता है एल्वोलाई। एल्वोलाई हमारी थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। हमारी जो लंग होती है वो ऊपर से कवर्ड होती है बाय 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स। दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर बांट रखा है। एक कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक मेन रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, लेकिन जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स टू एल्वोलाई। ये जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है ये एयर को ह्यूमिडिफाई करने में मदद करता है, उसके साथ साथ ये फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने में मदद करता है। लेकिन जो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट होता है उसमें मेनली रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, मतलब O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है। अब हम बात करेंगे हमारे जो लंग्स होते हैं वो एयर टाइट चैम्बर होते हैं जो कि हर तरफ से कवर्ड रहते हैं। डोर्सली वो कवर्ड रहते हैं वर्टिब्रल कॉलम द्वारा, वेंट्रली वो स्टर्नम से कवर्ड रहते हैं और लेटरली वो रिब्स से कवर्ड रहते हैं और नीचे की तरफ वो डायफ्राम से कवर्ड रहते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के अंदर हमारी दो प्रोसेस होती है, मेनली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? एयर को अंदर की तरफ लेने की प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं और एयर को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। अब ये जो हमारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती हैं इसमें हमारी कुछ मसल्स मदद करती हैं, जैसे कि डायफ्राम मदद करती है, उसके साथ साथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स भी हमारी मदद करती हैं। तो हम जानेंगे कि मेनली ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती कैसे हैं। ये जो हमारा इंस्पायरेशन होता है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी थोरेसिक कैविटी एक्सपांड करती है। नॉर्मली हमारा जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप्ड का होता है, वो फ्लैट हो जाता है। उसके साथ साथ हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हमारी रिब्स को एक्सपांड कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो राइज अप हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, तो हमारे जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जिसकी वजह से एयर बाहर से अंदर आती है। वहीं पर अगर हम एक्सपायरेशन की बात करेंगे तो एक्सपायरेशन में इसका उल्टा होता है। एक्सपायरेशन में मेनली सारी मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, मेनली डायफ्राम अपने डोम शेप पोजीशन में दोबारा वापस आ जाती है। उसी के साथ साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर होता है वो राइज अप हो जाता है और ये जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स के अंदर की एयर है वो बाहर निकलती है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली ह्यूमन 12 से 16 बार रेस्पायर करता है 1 मिनट के अंदर। उसी के साथ साथ हमारे पास एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम फोर्सफुली रेस्पायर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के ऊपर। मेनली इसमें आती है अपनी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मली हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये 500 ml होती है। अगर हम 1 मिनट के अंदर देखें तो 1 मिनट के अंदर हम 12 से 16 बार रेस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट के अंदर हो जाती है 6000 से 8000 ml। अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आप एक्स्ट्रा और कितना इंस्पायर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितनी और एक्सपायर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आपने फोर्सफुली और इंस्पायर कर लिया तो उसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद आपने फोर्सफुली और कितना एक्सपायर कर दिया उन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद कितने अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर आप अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब हम बात करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा वो वाइटल कैपेसिटी प्लस का रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। उसके साथ साथ आप चारों लंग्स वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए उनको भी हम कलेक्टिवली टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे। जैसे कि उसमें अपना आएगा टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस का रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो एल्वेओलाई हमारी प्राइमरी साइट होती है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो मेनली उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है और ये सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। अब ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो मेनली डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक वो गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है और वो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है किसी एक इंडिविजुअल गैस द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसको हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है PO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है PCO2। उसी के साथ साथ नीचे दी गई टेबल में ऑक्सीजन और CO2 का अलग अलग लोकेशन पे पार्शियल प्रेशर बताए गए हैं। जैसे O2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो ये 159 होता है। वहीं अगर हम CO2 का पार्शियल प्रेशर देखें तो ये 0.3 होता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। इसलिए CO2 ईजिली डिसॉल्व हो जाता है और ईजिली डिफ्यूज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब ये जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है। तो जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये डिफ्यूजन हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है इसकी 3 लेयर होती हैं मेनली द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी जो टोटल थिकनेस होती है वो कुछ मिलीमीटर्स में होती है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। तो मेनली ब्लड हमारा जो मेन मीडिएटर होता है जो कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है। 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है हमारी RBCs द्वारा। 3% ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है इन द प्लाज्मा। अगर हम बात करें CO2 की तो 20 to 25% CO2 हमारी RBCs द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो 7% हमारी जो CO2 है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट की जाती है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 70% CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेती है। ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। अब ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ साथ वो उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। मेनली ये बाइंडिंग एल्वेओलाई वाले रीजन में देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी के बेसिस पे हमने एक कर्व डिज़ाइन किया है जिसमें कि हमने परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दोनों के बीच में जब हमने कर्व डिज़ाइन किया तो हमने देखा जो कर्व का शेप था वो सिग्मोइड शेप था और इस कर्व का नाम हमने दिया था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये जो कर्व है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जैसे कि ये PO2 पे डिपेंड करता है, PCO2 पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करेंगे एल्वेओलाई रीजन में तो एल्वेओलाई वाले रीजन में जो PO2 होती है उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पर अगर हम बात करें PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ये तीनों कम होते हैं तो ये फेवर करता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करेंगे एट द लेवल ऑफ टिश्यू तो टिश्यू वाली लेवल पे ये सारे फैक्टर्स अपोजिट होते हैं। वहाँ पर PO2 की जो लेवल होती है वो कम होती है, PCO2 की लेवल ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो ब्रेक कर जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन पे और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। वहाँ पर हमारी जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का रीअपटेक कर लेती हैं। अगर हम बात करें हमारा जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिर्फ 5 ml ही ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है टिश्यूज़ में। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। तो CO2 का जो मेनली ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है। 20 to 25% CO2 कार्ब हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। 7% ऑफ द CO2 इन द डिजॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो CO2 है जो कि बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसकी मैकेनिज्म जानते हैं हम। ये जो CO2 होता है वो सबसे एंटर करता है RBC के अंदर वो रिएक्शन करता है H2O के साथ एंड फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है RBC के अंदर ये एक अकेला एंजाइम होता है जो कि इस रिएक्शन को 1 लाख टाइम्स
तक इंक्रीज कर देता है। मतलब ये इस रिएक्शन को इतना फास्ट कर देता है जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट्स का प्रोडक्शन आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है आरबीसी के अंदर, तो कुछ बाइकार्बोनेट्स बाहर निकल जाते हैं आरबीसी से। तो उस इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए हमारा जो क्लोराइड आयन होता है वो प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर एंटर करता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो यहाँ से सीधे जाएंगे एल्वुलाई की तरफ और वहाँ पर ये रिएक्शन उल्टी होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे CO2 रिलीज होगी और फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान दोनों गैसेस एक्सचेंज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम बात करें 100 ml डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो डिलीवर करता है 4 ml CO2 टू द एल्वुलाई। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये मेनली न्यूरल मैकेनिज्म द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसमें कि इसके सेंटर्स हमारे ब्रेन के अंदर लोकेटेड होते हैं, मेनली मेडुला एंड पोन्स वाले रीजन्स में। मेडुला में इसका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर लोकेटेड होता है, वेयरएज पोन्स की अगर हम बात करें तो पोन्स में इसका न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड होता है। जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो हमारा मेडुला के अंदर ही लोकेटेड होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन को मॉडरेट करता है। अगर हम बात करें पोन्स के अंदर जो हमारा सेंटर होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, वो इमरजेंसी कंडीशंस में ही स्टिमुलेट होता है। इसके साथ साथ कीमोसेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होता है, जिसके रिसेप्टर्स हमारी कैरोटिड आर्टरी एंड अरोटिक आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि CO2 और हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में थोड़ी सी भी राइज अप हो गई तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट हो जाएगा और फिर वो वहाँ से अपने सिग्नल्स रिलीज करेगा टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और वहाँ से हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स में मेनली हमारे 2 डिसऑर्डर्स आते हैं, अस्थमा एंड एम्फाइसेमा। अस्थमा की हम बात करें तो अस्थमा एक एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारे जो ब्रोंकियल्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर हम एम्फाइसेमा की बात करें तो हमारा जो एम्फाइसेमा है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारा जो रेस्पिरेटरी वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू सिगरेट एंड स्मोकिंग। अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। नाम से ही पता पड़ रहा है कि किसी ऑक्यूपेशन की वजह से अगर आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, मेनली इसमें लंग्स का फाइब्रोसिस हो जाता है। अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, जैसे कि एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस वाली फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लंग्स कुछ ही सालों में डैमेज हो जाएंगे।